खास क्या हाल है आपका? आप सब ठीक होंगे? आज हम कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था रिस्क रेशियोज़ के बारे में और रिस्क डिफरेंस के बारे में। आज हम उससे थोड़ा-सा आगे एट्रिब्यूशनल रिस्क और ऑड रेशियो के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, एट्रिब्यूशनल फ्रैक्शन क्या होता है? कल आपने एट्रिब्यूशनल रिस्क या रिस्क डिफरेंस पढ़ा था। तो एट्रिब्यूशनल रिस्क क्या होता है? एट्रिब्यूशनल फ्रैक्शन। तो अगर हम एट्रिब्यूशनल रिस्क को ही प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ डिजीज के दायरे में ले आए तो वो हमारी एट्रीब्यूशनल फ्रैक्शन होती है, यानी कि परसेंटेज ऑफ डिजीज एक्सपोज्ड ग्रुप में कितनी है एज कंपेयर टू जो एक्सपोज्ड नहीं हुआ। अब दो हमारे पास अगर ग्रुप हैं, एक हमारे पास ग्रुप है जो स्मोकिंग का है, दूसरा विदाउट स्मोकिंग है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिजीज कितनी इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू जो नहीं करते। इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूशनल फ्रैक्शन या एट्रीब्यूशनल प्रोपोर्शन। इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपने एट्रीब्यूशनल रिस्क फाइंड किया था या एट्रीब्यूटेबल रिस्क फाइंड किया था, वो कैसे आपने फाइंड किया था? वो आपने इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड करके आपने एट्रीब्यूटेबल रिस्क फाइंड किया था। तो एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं कि आप इस एट्रीब्यूटेबल रिस्क को डिवाइड कर देते हैं बाय द इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड ग्रुप। ये आपका निकल आता है एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन, यानी कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड। एट्रीब्यूटेबल रिस्क आप कैसे फाइंड करते हैं? इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड ग्रुप। अच्छा, अगर पहले ऊपर वाली एग्जांपल देखें जो हमने कल दी थी, अगर मैं आपको वो एग्जांपल दोबारा दिखा सकूं तो अ, कल मैंने आपको एक स्मोकिंग और स्ट्रोक की एग्जांपल पढ़ाई थी। अगर हम दोबारा ही उस एग्जांपल की तरफ जाएं तो आप देख सकेंगे कि मैं एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन को किस तरह फाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपके पास थी कि फीमेल नर्सिस के अंदर स्मोकर्स थे, नेवर स्मोकर्स थे, इनके अंदर इंसिडेंस आया था 17.7, एक्स स्मोकर के अंदर आया था 27.9, करंट स्मोकर के अंदर 49.6 और टोटल था 30.2। इसके हमने रिस्क रेशियो भी निकाली थी और रिस्क डिफरेंस भी निकाला था, यानी एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी निकाला था। वो किस तरह हमने 49.6 को माइनस किया था 17.7 से, या एक्स स्मोकर्स और नेवर स्मोक का अगर हमने कंपैरिजन करना था तो 27.9 को हमने 17.7 से माइनस कर दिया था। अब हम देखते हैं कि हमने एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन किस तरह फाइंड करनी है। तो एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपने एट्रीब्यूटेबल रिस्क डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम ये निकालते हैं कि हमने कैसे निकालना है। तो आप ये देखें कि जो सा आपका एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन थी, एट्रीब्यूटेबल रिस्क था ऊपर, वो आपने फाइंड किया था 49.6 माइनस 17.7। ये एक्सपोज के अंदर इंसिडेंस था, ये अनएक्सपोज के अंदर इंसिडेंस, ये करंट स्मोकर के अंदर इंसिडेंस है और ये नॉन स्मोकर्स के अंदर। डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड के अंदर कितना था 49.6, ये आ जाता है 0.64 इज इक्वल टू 64%। तो एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन 64% है। तो ये हमें शो कर रही है कि कितनी ज़्यादा रिस्क हो जाता है या कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है नॉन स्मोकर के अंदर और एक स्मोकर के अंदर। अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाएं कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि आपकी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज आ गई, तो ये क्या बताता है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क आपको बताता है कि एक एक्स्ट्रा डिजीज या एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन आपको बताती है कि एक्स्ट्रा डिजीज कितना अकर हुआ है एक एक्सपोज ग्रुप के अंदर। यानी कि एक हमारा नॉन एक्सपोज्ड है, एक हमारा अनएक्सपोज्ड है, एक हमारा एक्सपोज ग्रुप है। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क आपको ये बता रहा है कि कितनी ज़्यादा एक ग्रुप के अंदर या एक्सपोज्ड ग्रुप के अंदर की वजह से आउटकम आया है। और अगर ये एसोसिएशन कॉजल एसोसिएशन हो तो एक्चुअली हम उस कॉज को रिमूव करके या उस एक्सपोजर को रिमूव करके आउटकम से बच सकते हैं।
और यही यानी कि अगर नॉन स्मोकर हम सब पॉपुलेशन को नॉन स्मोकर कंसीडर करें, तो आप 49.6 माइनस 17.7 करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा उतने परसेंट पर 100,000 पीपल को आप बचा सकते हैं स्ट्रोक डेवलप करने से। यही चीज़ अगर क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर हो तो इसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन या एब्सोल्यूट रिस्क इंक्रीज। रिस्क रिडक्शन उस सिनेरियो में जहां इंटरवेंशन देने से रिस्क कम हो रहा है, और एब्सोल्यूट रिस्क इंक्रीज उस उसमें जहां इंटरवेंशन से आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, इसे आप कहते हैं। और अच्छा, एक और टर्म होती है कि अगर आपने ये फाइंड करना है कि रेट डिफरेंस क्या है, तो रेट डिफरेंस फाइंड करने का होता है कि आप करंट इनके उसी अगर एग्जांपल के ऊपर जाए स्मोकिंग वाली, तो जो स्मोकर थे करंट स्मोकर, आप इसके ऊपर एक पॉलिसी लेके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो आपने फाइंड किया है। तो आपने एट्रीब्यूटेबल रिस्क 64% फाइंड किया, आप उसकी बुनियाद के ऊपर एक पॉलिसी लाते हैं कि आपने एक्सपोजर रिमूव करना है, यानी कि स्मोकिंग रिमूव करनी है। लेकिन जो आप स्मोकिंग करते हैं वो नेवर स्मोकर तो कभी नहीं बन सकते, वो सिर्फ एक्स स्मोकर बन सकते हैं। तो जब आप पॉलिसी अप्लाई करें और करंट स्मोकर्स को एक्स स्मोकर बना दें, तो आप कितने परसेंट लोगों को बचा सकते हैं कि वो स्ट्रोक डेवलप ना करें। तो आई आर करंट इनके इंसिडेंस रेट इन करंट माइनस इंसिडेंस रेट इन एक्स 49.6 माइनस 27.9, ये 27.9 आपका इंसिडेंस रेट है एक्स स्मोकर के अंदर। तो 21.7 स्ट्रोक्स पर 100,000 ईयर्स आप कम कर सकते हैं। ये होता है आपका एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन का यूज। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। पॉपुलेशन के अंदर ये मेजर करती है कि हाउ मच डिजीज इन द होल कम्युनिटी, तमाम कम्युनिटी के अंदर एक डिजीज कितना है। ये फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, अम, आप कंपेयर करते हैं इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन होल पॉपुलेशन जो आपका है। अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल में देखें तो आपका 30 पॉइंट समथिंग था सिगरेट और स्मोकिंग और स्ट्रोक के केस में। टोटल पॉपुलेशन में इनके सबको अगर जब आपने प्लस किया तो आपका इंसिडेंट रेट निकल रहा था 30 पॉइंट समथिंग। तो आप इसको कंपेयर करते हैं अनएक्सपोज ग्रुप से जो गालबन 17.7 है ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर। तो फिर अगर वही ऊपर वाली एग्जाम्पल लेके आप देखें, तो आपने ये फाइंड करना है कि व्हाट वुड दिस रेट हैज बीन इफ नो वन हैड एवर स्मोक्ड। अगर कभी किसी ने स्मोकिंग ना की जाती तो कितना रिस्क होता। हाउ मच ऑफ द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इन द पॉपुलेशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम वुमेन स्मोक और आर एक्स स्मोकर, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ स्ट्रोक इन द टोटल पॉपुलेशन इज ड्यू टू स्मोकिंग। अगर कभी किसी ने स्मोकिंग ना की होती तो आपका वो सेम रहता 17.7 पर 100,000 पर्सन ईयर्स। दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा 12.5 केसेस आप बचा सकते हैं। ये कैसे कि 30.2 आपका टोटल था, इसे आपने माइनस कर दिया 17.7 के साथ जो आपका नेवर स्मोक करते, तो 12.5 केसेस पर 100,000 ईयर्स आप बचा सकते हैं अगर ये स्मोकर्स ने कभी स्मोकिंग ना की होती। तो इस चीज को मेजर करने को आप कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसके फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बड़ा कॉमन है जो अभी हमने बताया है कि इंसिडेंस रेट इन टोटल पॉपुलेशन, इंसिडेंस रेट माइनस इंसिडेंट रेट इन अनएक्सपोज्ड। तो ये आपकी टोटल 30.2 थी, माइनस आपने किया 17.7, तो आपका टोटल आया 12 पॉइंट समथिंग। इतने लोगों को आप बचाते हैं। इसका दूसरा फार्मूला ये होता है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इक्वल टू एट्रीब्यूटेबल रिस्क मल्टीप्लाई बाय प्रेवलेंस इन द एक्सपोज ग्रुप। जो आपकी ये क्योंकि अभी मैंने आपको समझाई नहीं है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। एक और होती है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। आपने भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क पढ़ा, अब आप फ्रैक्शन की तरफ आएंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। ये इंडिकेट करती है द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द स्ट्रोक्स दैट अकर्ड इन द पॉपुलेशन दैट कुड पोटेंशियली हैव बीन अवॉइडेड इफ
नो वन हैड स्मोक्ड। अगर कभी किसी ने स्मोकिंग ना की होती तो हम कितने परसेंट लोगों को बचा सकते थे स्ट्रोक होने से। इसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क आप कैसे फाइंड करते हैं? इंसिडेंस इन टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन अनएक्सपोज। ऊपर वाली एग्जांपल अगर आप लें तो यहाँ आपका 30.2 आएगा माइनस आपकी 17.7 डिवाइडेड बाय 30.2 इंटू 100 आप करेंगे। तो आपने ये पहले निकाला था पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये आपका 12.5 आया था। तो 12.5 को आप डिवाइड करें 30.2 से तो आपका आंसर 0.41 या 41%। तो अगर कभी किसी ने स्मोक ना की होती तो आप 41% कम केसेस होते स्ट्रोक के हमारी ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं स्टडीज के अंदर। स्टडीज़ के अंदर हम इसको ये पहले इसके थोड़े से देख लें कि इन सब के मतलब क्या। आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। रिलेटिव रिस्क की स्ट्रेंथ क्या है, ये एवेल्युएट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज। एक्सपोजर और डिजीज यानी कि स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग, स्मोकिंग और आउटकम आपका यहाँ था स्ट्रोक, उसके दरमियान इसने एसोसिएशन फाइंड किया। इसका यूजेस क्या होते हैं? ये आइडेंटिफाई करता है कॉजेज ऑफ डिजीज, जिनकी कॉजल रिलेशनशिप आपको बताता है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, या रिस्क डिफरेंस भी हमने इसको बोला था। मैयर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्सपोजर इन द एक्सपोज ग्रुप, यानी कि एक्सपोज्ड ग्रुप जो सा है उसमें एक्सपोजर की वजह से कितना ज्यादा बर्डन हुआ है डिजीज का। इसका यूजेस क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर अमंग दोज एक्सपोज्ड, यानी पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है? ये बर्डन ऑफ डिजीज टोटल पॉपुलेशन के अंदर देखता है कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर बर्डन ऑफ डिजीज जो हुआ है वो एक्सपोजर की वजह से कितना हुआ है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आप पूरी पॉपुलेशन के अंदर इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन क्या होती है? ये स्पेसिफिक, ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक एक्सपोजर को दैट कॉज द मोस्ट डिजीज इन दोज हु आर एक्सपोज्ड। कि मोस्ट डिजीज किसने कॉज किया है, किस एक्सपोजर ने। ये भी प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन जो हमने लास्ट में पढ़ा है, इसका क्या काम होता है? ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक एक्सपोजर दैट कॉज मोस्ट डिजीजेस इन द पॉपुलेशन। किसने सबसे ज्यादा डिजीज कॉज किया है, या आपके बारे में बताता है। अच्छा, स्टडीज के अंदर इसका यूज क्या होता है कि अब देखिए कोहोर्ट स्टडी, अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है ये आपकी कोहोर्ट स्टडी की आई है। केस कंट्रोल स्टडी में अगर आप ये सिनेरियो लें तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो होता है। क्यों? क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में एक आपका केस होता है, एक कंट्रोल होता है। तो आप डिजीज इंसिडेंस फाइंड नहीं कर सकते। जब इंसिडेंस फाइंड नहीं होगा तो आपका रेट, आपकी जो सा रिस्क रेशो है वो फाइंड नहीं होगी। कि रिस्क रेशो इंसिडेंट रेट को एक्सपोज और अनएक्सपोज के आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका निकलता है रिस्क रेशो। लेकिन यहाँ क्योंकि केसेस में आप इंसिडेंस रेट मालूम कर रहे होते हैं, कंट्रोल में आपका इंसिडेंस रेट मालूम नहीं होता, तो केस कंट्रोल स्टडी में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। इसी एक एग्जांपल देता हूँ कि 2000s के अंदर एक केस कंट्रोल स्टडी हुई कैंसर, ओवेरियन कैंसर के ऊपर, ओवरी के कैंसर के अंदर फीमेल के अंदर के और जो सी आपकी ओसी पिल होती है उसका क्या अफेक्ट होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो यूज की जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसका उसका क्या अफेक्ट है ओवेरियन कैंसर के ऊपर। तो यहाँ इन्होंने दो ग्रुप लिए, एक कंट्रोल लिया, एक केस लिया। केस वो था जो कि ओवेरियन कैंसर था, कंट्रोल वो था जिन्हें ओवेरियन कैंसर नहीं हुए। इन्वेस्टिगेटर ने फाउंड किया कि तकरीबन 413 ऑफ 619 वुमेन विद द ओवेरियन कैंसर और तकरीबन 1160 ऑफ द 1482 हेल्दी वुमेन ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करती हैं। तो 413 जो सी थी 619 में से जो आपकी केसेस थे वो पिल यूज किया थे, और 1482 में से 1160 जो हेल्दी थी वो भी पिल्स यूज करती थी। अब जरा इसको फाइंड करें। इस कंट्रोल स्टडी के मुताबिक, इस अगर ये केस कंट्रोल स्टडी में आप इंसिडेंस रेट की तरफ जाएंगे तो 413 डिवाइडेड बाय 1573,
यानी कि 1573 आपका ये टोटल नंबर है। 1160 प्लस 413, 1160 यहाँ पिल यूज़ कर रही हैं, 413 यहाँ पिल यूज़ कर रही हैं। इन 1160 और 413 इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपका आंसर आता है 1573। और टोटल कितनी वुमेन ने डिजीज डेवलप किया है? इनमें से 413 ने। तो 413 डिवाइडेड बाय 1573 इज इक्वल टू 26%। अब अगर आपको ओवेरियन कैंसर के बारे में पता है तो 26% इज अ बिग नंबर। ये एक्चुअली कॉजल रिलेशनशिप शो कर रहा है कि ओवेरियन कैंसर और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर कॉजल रिलेशनशिप है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल यूज करती है वो ओवेरियन कैंसर डेवलप करने के चांसेस 26% है। दैट इज रियली हाई नंबर, वन थर्ड ऑलमोस्ट। और इसको तो लाजमी डेंजर रिंग बेल होती है कि इतना हाई नंबर, इसका मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ मसला क्या हुआ? यहाँ मसला हुआ कि न्यूमिरेटर तो इसके अंदर ठीक है, जो आपने 413 का नंबर यूज किया वो तो ठीक है क्योंकि ओवेरियन कैंसर हुआ, लेकिन यहाँ मसला है डिनोमिनेटर के साथ। क्योंकि डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन होती है, लेकिन यहाँ आप डिनोमिनेटर सिर्फ यूज कर रहे हैं वो फीमेल जिन्होंने पिल्स यूज की हैं। तो यहाँ इसके साथ मसला है। तो इस केसेस के अंदर इसके अंदर आप मेजर ऑफ डिजीज डायरेक्टली इंसिडेंस मालूम नहीं कर सकते। जब आप इंसिडेंस मालूम नहीं कर सकते तो रिलेटिव रिस्क मालूम नहीं कर सकते। 26% इज अ वेरी हाई नंबर, बट द मेथड टू फाइंड इट इज रॉन्ग। तो इस केस में आप क्या करते हैं? इस केस में आप एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑड रेशो। अब ऑड रेशो अगर आ जाएगी सिनेरियो के अंदर तो आपको सही पिक्चर मालूम होगी। अब 413 वुमेन ने पिल यूज की हैं और 206 ने नहीं। टोटल आपका नंबर था 619 आपके केसेस का। तो आप क्या करते हैं? तो इसके ऑड्स हैं 413 टू 206। 413 को आप डिवाइड करें 206 पे तो आपके 2 आता है आपका ऑड। और जिन्होंने पिल जो केसेस थे, जो कंट्रोल थे, उसके अंदर क्या सिनेरियो था कि 1160 वुमेन ने पिल्स यूज की थी, 322 ने पिल यूज नहीं की थी। आपका टोटल नंबर था तकरीबन 1482 ऊपर जो मेंशन किया था इस स्टडी के अंदर। अब 1160 को डिवाइड करें 322 पे तो आपका आंसर आएगा 3.60। तो जब आप ऑड रेशो मालूम करते हैं तो आप केसेस की ऑड्स को डिवाइड करते हैं कंट्रोल के ऑड से। तो 2 डिवाइडेड बाय 360 3.60 इज इक्वल टू 0.56। अब ये ऑड रेशो आपको क्लियर कट बता रही है कि एक्चुअली जो सी पिल आपने यूज की थी उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता ओवेरियन कैंसर के ऊपर। अच्छा, इसका इजी मेथड जो इसका मालूम करने का है, ए इंटू डी इंटू बी इंटू सी। ए एंड डी क्या होता है? ए इंटू डी क्या होता है ये आप मालूम करते हैं 2 इंटू 2 के उससे टेबल से। 2 इंटू 2 का टेबल क्या होता है कि केसेस आप इस तरह 2 इंटू 2 का टेबल बनाते हैं। केसेस के अंदर आप एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड, आपने पहले इधर लाइन में एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड लिखना है। एक्सपोज्ड में आपके केसेस कितने थे वो एक ही जगह पर आ जाएंगे। आपके केसेस 400 एंड समथिंग थे। इसी तरह अनएक्सपोज्ड में आपके केसेस कितने थे जो पिल यूज करते? 1100 एंड समथिंग आ जाएंगे। कंट्रोल्स में आपके एक्सपोज्ड कितने थे? सॉरी, इधर आ जाएगा आपका आपने कितने किए थे? इधर 400 एंड समथिंग थे, यहाँ से फाइंड करते हैं। 413 आपकी ए में आ जाएगी, 206 आपके बी में आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों केसेस हैं। तो टोटल आपके नंबर आ जाएंगे 619। तो ए वो था जिन्होंने पिल यूज की, सी वो जिन्होंने पिल यूज नहीं की केसेस के अंदर, कंट्रोल में बी जिन्होंने पिल यूज की और डी जिन्होंने पिल यूज नहीं की। तो बी की जगह पर आप लिख देंगे 1160 और डी की जगह पे 322, फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आपका टोटल आ जाएगा। टोटल यहाँ से मालूम करने के लिए ए प्लस बी आप लिख देते हैं, जिन्होंने पिल यूज की ये नंबर यहाँ आ जाएगा, सी प्लस डी ये नंबर यहाँ आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ। ये 2 इंटू टेबल होता है। इसमें अगर आप ए इंटू डी डिवाइड बाय बी इंटू सी करें, यानी कि ए इंटू डी डिवाइड बाय बी इंटू सी करें, ए आपका तकरीबन था 413 गालमन 413, डी आपका था 322। इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें बी इंटू सी। बी आपका था 206 और सी आपका था
1116 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो ये आपका सेम आंसर आएगा जो 0.56 है। 413 टू 322, 1116 टू 206, तो ये आपका सेम आंसर आ जाएगा 0.56 का। अब अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है द odds ऑफ केस हैविंग यूज्ड द ओसी पिल इज ऑलमोस्ट हाफ द odds दैट अ कंट्रोल हैड यूज्ड द पिल्स। तो इसकी वजह से आपको ये डिजीज नहीं हो रहा। अम, तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हु यूजेस द ओसी पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करती हैं, इज ऑलमोस्ट हाफ एज लाइकली टू गेट ओवेरियन कैंसर। तो एक्चुअली ये आपका एक प्रोटेक्टिव फैक्टर आ गया रादर देन अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ऑड रेशियो क्रॉस सेक्शनल की स्टडी के अंदर आप आम तौर पर क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर प्रेवलेंस रेशियो का यूज करते हैं, लेकिन प्रेवलेंस रेशियो फाइंड करना मुश्किल होता है। इसलिए आम तौर पर क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर भी ये ऑड रेशियो रखते हैं, क्योंकि प्रेवलेंस रेशियो फाइंड करना मुश्किल है काफ़ी। ये मैं आपको बाद में इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अब आपने क्या करना है कि इसके एंड में, इस चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, तकरीबन 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं खुद। जब आप खुद सॉल्व करेंगे आपको ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, चाहे गलत सॉल्व करेंगे ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आएंगी। फॉर्मूलाज ऊपर से देख के ये 4 क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। फिर आपने इनको मैच करना है अपने एंड, इसकी बुक के एंड में इसकी सॉल्यूशंस दी हुई हैं इसी बुक के एंड में, तो आप सॉल्यूशन से मैच करना है और आपने मुझे बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए और आपके कितने आंसर सही नहीं हुए। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है ताकि आपको ये चीज़ें आ जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इस पर्सपेक्टिव से कि अगर आपने एमफिल करना है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें आपको एमफिल के अंदर बड़ी यूज़ेबल होंगी, तो ये आपने फाइंड करना है खुद। फिर उसको आपने कंपेयर करना है जो बुक में राइट आंसर्स दिए गए हुए एट द एंड में, और मुझे बताना है कि कितने आंसर्स आपने ठीक सॉल्व किए और कितने आपने ठीक नहीं किए। तो ये मुझे कल तक आपने बताना है। अच्छा क्लास, ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए।